वेलकम बैक टू बेटा वर्क चैनल लेखांकन विद्यापीठ। एक बार वापस से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को सारे सब्जेक्ट्स इजी एंड कन्वीनियंट वे में आपके तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं ऋतु शर्मा, मैं आप लोगों को साइंस पढ़ा रही हूँ और ये हम लोगों का लाइफ प्रोसेस चैप्टर चल रहा है, जिसकी अभी हम लोग जो वीडियो करने जा रहे हैं बेटा, उसमें मेन टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमने रेस्पिरेशन पढ़ा था उसका क्या मैकेनिज्म है। आई होप आपने इससे पहले की सारी वीडियोस हमारी देखी होंगी, और अगर किसी बच्चे को बेटा कोई भी डाउट है तो आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, तो लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस what is respiration, the process in which food break down and releases energy is known as respiration। हम लोगों ने रेस्पिरेशन की टाइप्स पढ़ी थी बेटा कि रेस्पिरेशन दो तरीके का होता है, एरोबिक एनारोबिक। अब उसमें हमने पढ़ा था कि चाहे हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन है चाहे हमारा वो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, उसमें फाइनली क्या बन रहा था, एनर्जी। और ये जो हमारी एनर्जी है ये किस फॉर्म में बन रही थी बेटा, हमारा एटीपी की फॉर्म में। तो इसीलिए अब हमें ये जानना है कि व्हाट इज एटीपी एंड व्हाट इज द रोल ऑफ दिस एनर्जी। अब ये तो पता लग गया कि खाना टूटेगा, एनर्जी मिलेगी जी, लेकिन अब इस एनर्जी का काम क्या है, क्यों एनर्जी रिलीज करी जी फूड ने ब्रेक डाउन होने के बाद। तो अब आप इसके लिए देखिए कि आप लोग फर्स्ट क्लास से एक बेसिक से क्वेश्चन का आंसर देते आ रहे हैं। जब कभी भी आपसे पूछा जाता है कि भाई वाई डू वी ईट फूड या वाई डू यू नीड फूड, आपको खाने की क्यों जरूरत है या आप खाना क्यों खाते हो, तो अगर आप फर्स्ट क्लास के बच्चे से भी पूछोगे तो क्या आंसर दे देगा, भाई मैडम हमें खाना जो है वो जिंदा रखने में हेल्प कर रहा है। तो वो तो था छोटे बच्चे का आंसर, लेकिन अब हम थोड़ा सा और अपग्रेड कर रहे हैं। अगर क्लास को थर्ड फोर्थ क्लास के बच्चे से अगर सेम क्वेश्चन पुट किया जाए तो वो हमें क्या आंसर देता है बेटा कि फूड गिव्स अस एनर्जी। एक्चुअल में दिस इज द मेन रीजन कि हम लोग फूड क्यों इनटेक कर रहे हैं, क्योंकि फूड हमें एनर्जी दे रहा है। और फूड से एनर्जी कौन से प्रोसेस से मिली हमें, रेस्पिरेशन से। अब ये वो एनर्जी है जो लाइफ प्रोसेसेस करने के लिए काम में आती है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेसेस चल रहे हैं, आपको पता है सबको चलने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। वो एनर्जी हमें मिल गई रेस्पिरेशन से। तो ये जो हमारा बेटा एटीपी है, कि हमने पढ़ा था कि एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपी एनर्जी रिलीज होती है, वाइल एन एरोबिक रेस्पिरेशन में 2 एटीपी एनर्जी रिलीज होती है। तो व्हाट इज एटीपी, एटीपी इज द एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेसेस। ये एनर्जी को काउंट करने की एक तरीके से समझो कि यूनिट है। जिस तरह से हम लोग अपने घर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे आज की डेट में एक सेकंड भी आप लोग एसी या कूलर ऑफ नहीं कर रहे हैं ना, इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है आपको, तो लास्ट में क्या आ जाता है जी, हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल। उससे हमें ये पता चलता है कि हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी वी कंज्यूम इन अ मंथ, है ना। तो वहां पर हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन किस में नाप कर दिया जाता है हम लोगों को, उसकी मेजरमेंट की जाती है बेटा यूनिट्स में। इतना तो सब बच्चों को मालूम ही होगा कि वहाँ हमारे बिल पर लिखा हुआ होता है जी नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड, कि आपने इतने डेज में इतनी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर लिया है। सेम द वे कि एनर्जी जो रिलीज हुई खाने से वो तो हमें पता है, तो वो रिलीज होती है एटीपी की फॉर्म में, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एनर्जी करेंसी। ओके, तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। ऑलरेडी वैसे हम लोग 9th क्लास में पढ़कर आ चुके हैं। The energy released during the process of respiration is used to make an ATP molecule from ADP and inorganic phosphate। एक्चुअल में ये बनता कैसे है, जो हमारे पास एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है, इससे इनऑर्गेनिक हमारा जो फॉस्फेट है वो जुड़कर क्या बना लेता है जी, ये बना लेता है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसकी फुल फॉर्म आपको ऑलरेडी 9th क्लास में बता चुके हैं, एक बार दोबारा से बता रही हूँ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दिस इज द एनर्जी करेंसी। ओके, अब बात आती है बेटा आगे कि ये जो हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है,
रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, जिस तरह से अभी हम लोगों ने डाइजेशन पढ़ा था, तो डाइजेशन के काम को करने के लिए हमारी बॉडी के पास एक सिस्टम था। सिस्टम का मतलब कि केवल एक कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं है कि जो एक इतना डिफिकल्ट टास्क जैसे कि डाइजेशन था, कि खाने जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, तो बहुत सारे ऑर्गन्स वहां पर पार्टिसिपेट कर रहे थे। उन सारे ऑर्गन्स ने मिलकर क्या किया, एक प्रॉपर सिस्टम बना दिया। इन द सेम मैनर यहाँ पर भी रेस्पिरेशन के काम को करने के लिए बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर आपस में क्या बना लेते हैं, एक सिस्टम। अब ये कलेक्टिवली मिलकर काम करते हैं। तो यहाँ पर एक बेसिक सा क्वेश्चन आता है बेटा कि व्हाट इज अवर रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन, अब जनरली बच्चे क्या सोचते हैं कि एक ऐसा ऑर्गन जिसके थ्रू हम लोग सांस छोड़ रहे हैं और सांस अंदर ले रहे हैं, वही हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स इसका क्या आंसर देते हैं कि अवर नोज इज अवर रेस्पिरेटरी ऑर्गन, बट दिस इज टोटली रॉन्ग। रेस्पिरेटरी ऑर्गन ना केवल हमारा बल्कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका वो ऑर्गन जहां पर गैसेस का एक्सचेंज होता है, दैट इज कॉल्ड देयर रेस्पिरेटरी ऑर्गन। इट मीन्स कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को मिला दिया गया, जो बाहर से ऑक्सीजन इनहेलेशन के थ्रू अंदर आई थी, साथ साथ में जब ये एटीपी एनर्जी रिलीज हुई थी तो वहां पर एज अ वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड के अंदर मिक्स किया जाता है। तो ये वाला पार्ट या ये वाला बॉडी का ऑर्गन जिस जगह पर ये वाला पर्टिकुलरली फंक्शन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो यहाँ पर मैं कुछ ऑर्गेनिजम्स के रेस्पिरेटरी ऑर्गन आपको बता रही हूँ। जैसे कि अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन का रेस्पिरेटरी ऑर्गन है बेटा हमारे लंग्स, फेफड़े जिसको बोला जाता है, ठीक है। और अगर मैं इंसेक्ट्स की बात करूं तो जो हमारे इंसेक्ट्स हैं, वैसे ऑलरेडी हम लोग 7th क्लास में पढ़कर आ चुके हैं, स्पाइरकल्स, ठीक है जी। और अगर मैं फिश की बात करूं तो फिशेस के अंदर ये क्या होता है, गिल्स। एंड द लास्ट केस ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग के केस में बेटा ये क्या होगा, आप लोगों को मालूम है कि फ्रॉग इज एन एग्जांपल ऑफ एम्फीबियन एनिमल्स। तो ये एक एम्फीबियन है, ये लैंड के ऊपर भी रह सकता है, साथ साथ में ये वाटर के अंदर भी रह सकता है। तो जो हमारा फ्रॉग है ये अलग अलग तरीके का रेस्पिरेटरी ऑर्गन शो कर रहा है। जिस समय ये लैंड के ऊपर आ जाता है तो लाइक अस इट्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स। जब ये पानी के अंदर चला जाता है तो इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है बेटा, इसकी स्किन। और सबसे मेन बात, ये जो हमारा फ्रॉग है जब इसकी यंग स्टेज होती है, आप लोगों ने लाइफ साइकिल्स पढ़ रखी हैं ऑलरेडी इससे प्रीवियस क्लासेस में, तो वहां पर हमने पढ़ा था कि जो फ्रॉग है इसकी जो यंग स्टेज होती है तब इसका नाम होता है टेडपोल। और ये जो एक टेडपोल है इसकी जो लुकिंग है वो एक फिश की तरह से दिखती है। मतलब कि यंगर स्टेज में एक फिश और टेडपोल में हम लोग इजिली डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते अगर हम छोटे बच्चों को दे दे तो वहां पर तब इस समय इसके पास गिल्स ही इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह से बिहेव करता है, ठीक है। तो ये बेसिक सा एक क्वेश्चन था जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ऑल्दो वी हैव लर्नड अबाउट इट इन आवर अर्लियर क्लासेस। अब बात आती है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो इस सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो मिलकर काम कर रहे हैं, तो वो है बेटा सबसे पहला हमारा नोस्ट्रिल्स, देन नेजल पैसेज, माउथ कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ठीक है, देन लंग्स। तो ये है हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अब बात करते हैं कि जो हमारी ऑक्सीजन है उसका पाथवे क्या है। ये यहाँ पर रेस्पिरेशन की डिफाइन दे रखी है, ऑलरेडी आप लोगों को मालूम ही है, तो अभी मैं वापस से इसको नहीं बढ़ा रही हूँ क्योंकि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, मैं इक्वेशन जरूर इसकी लिखना चाहूंगी यहाँ पर कि इक्वेशन आप लोगों को लर्न करनी है कि ये जो हमारा फूड है दिस इज 12, (38 ATP एनर्जी), ठीक है बेटा। तो ये हमारी रेस्पिरेशन की डिफाइन है। अब देखिए जो हमारी एयर है वो कहाँ से और किधर किधर जाती है। तो सबसे पहले जो हमारी एयर होती है बेटा वो हमारे नोस्ट्रिल्स, जिनको कि हम लोग नाक के छेद बोला जाता है,
इनके थ्रू एयर एंटर हुई, ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारा ये पूरा केव लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड नेजल पैसेज। तो नेजल पैसेज से होती हुई चली जाएगी, ठीक है। अब अंदर की तरफ ये जो नेजल पैसेज है, जब अंदर की तरफ जाता है तो ये आगे जाकर इधर, दिस इज कॉल्ड फेरिंग्स, इसको हिंदी में बोलते हैं ग्रसिका, मतलब कि ये एक ऐसा पाथवे है एयर का। और जब आप मुंह खोलते हो ठीक है, या आपने अपनी नोज के अंदर पानी की एक ड्रॉप डाली, तो हम लोग क्या देखते हैं कि दोनों चीजों का टेस्ट जो है माउथ के अंदर आपने डाली, नोज के अंदर डाला, तो दोनों चीजों का टेस्ट हमें यहाँ पर आ रहा है। तो एक्चुअल में दिस इज द कॉमन पाथवे ऑफ फूड एंड एयर। इसके बाद दोनों का जो रास्ता है वो अलग अलग हो जाता है। अब जो हमारी एयर है वो फेरिंग्स से होती हुई जाती है लैरिंग्स में, और इस लैरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। जब इसके अंदर से एयर पास होते हैं बेटा, तभी हम लोग बोल सकते हैं। तो ये सारा जो हमारा स्पीकिंग का मैकेनिज्म है, हमारा हियरिंग का मैकेनिज्म है, हम लोग साउंड वाले चैप्टर में 9th क्लास में पढ़कर आ चुके हैं। तो आप देखो कि अगर आप 2-2 का पेयर बनाकर लर्न करेंगे तो आपको इजिली लर्न हो जाएगा। वो कैसे? नोस्ट्रल्स, नेजल पैसेज, उसके बाद आ गया जी हमारा फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। अब देखो सबसे मेन हमारा ये जो थ्रोट है, हमारे यहाँ पर दो स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं पाइप लाइक स्ट्रक्चर। एक का नाम है विंड पाइप और दूसरे का नाम है फूड पाइप। फूड पाइप ईसोफेगस जिसको बोला जाता है, ऑलरेडी हम लोग डाइजेशन वाले केस में पढ़कर आ चुके हैं। तो ये जो हमारा विंड पाइप है इसको बोला जाता है ट्रैकिया, और ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है एक्चुअल में। अब आप देखोगे किस तरीके से, ये कुछ मैं रफली स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको बनाकर दे रही हूँ, बिकॉज दिस इज अ मस्कुलर पाइप लाइक स्ट्रक्चर, देयर इज नो बोन। बट बोन तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन भगवान ने अब क्या किया कि यहाँ पर कार्टिलेज की रिंग्स पाई जाती है। अब यहां से बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाई द रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन अवर ट्रैकिया। ऑब्वियस सी बात है बेटा, विदाउट एनी रीजन तो भगवान ने हमें कुछ भी नहीं प्रोवाइड किया, तो यहाँ पर भी इनका एक पर्टिकुलर काम होगा। अब ये जो हमारा विंड पाइप है, ये जो ट्रैकिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि दिस इज अ मस्कुलर पाइप लाइक स्ट्रक्चर। अब अगर जिस समय यहाँ पर एयर नहीं है तो क्या होगा? चिपक जाएगा जी आपस में, और अगर इसकी वॉल्स आपस में चिपक गई तो भैया हमारे तो हो जाएगी खत्म कहानी, है ना। तो इसलिए अब यहाँ पर क्या होगा कि जो कार्टिलेज की रिंग्स है ये इसको होल्ड करके रखती है ताकि इसके वॉल्स जो है वो एक दूसरे से सेपरेट रहे। द सेकंड थिंग, इनकी प्रेजेंस का क्या रीजन है कि ऊपर से जो एयर आ रही है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि नेजल पैसेज के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं या ये, तो यहाँ पर जो हमारी एयर है वो ऐसे स्पाइरल फॉर्म में घूम कर जाती है ताकि कोलैप्सिंग ना हो। क्लियर? तो देयर आर टू मेन रीजंस कार्टिलेज रिंग्स की प्रेजेंस होने के पीछे, कि एक तो वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि मस्कुलर पाइप लाइक स्ट्रक्चर है तो हमारे इसे मस्कुलर पाइप लाइक स्ट्रक्चर को होल्ड करके रख रही है दोनों वॉल्स को, साथ साथ में यहाँ पर जो एयर की कोलैप्सिंग है उससे बचाने का काम करती है। अब ट्रैकिया से होती हुई हमारी जो ये जो ट्रैकिया है ये आगे जाकर बेटा दो मेन ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाती है, तब इसका नाम हो जाता है ब्रोंकाई। और ये जो ब्रोंकाई है ये आगे जाकर फर्दर ट्विग लाइक स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। देन और ये है हमारा लंग, देन दिस इज नोन एज ब्रोंकियोलस। और ये जो ब्रोंकियोलस है, ईच एंड एवरी ब्रोंकियोलस के यहाँ पर बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, मतलब कि ये आगे जाकर टर्मिनेट हो जाते हैं। तो ऊपर से देखने पर हमारा बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके के दिखते हैं, हमारा लंग ऐसा दिख रहा है। इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स का नाम है एल्वियोलाई, ठीक है। नोस्ट्रल से एंटर की हमारी एयर, नेजल पैसेज से होती हुई कहाँ चली गई? माउथ कैविटी, माउथ कैविटी से कहाँ चली गई? फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, लैरिंग्स से होती हुई के बाद वो आई ट्रैकिया, और ट्रैकिया के बाद जो हमारा ट्रैकिया था वो ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोलस, ब्रोंकियोलस के बाद एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई एक्चुअल में ये फाइनल पार्ट है जहां पर भी गैसेस का एक्सचेंज किया जाता है। इन एल्वियोलाई के जस्ट पीछे होती हैं ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स जब होती हैं तो यहाँ पर ही क्या होगा, बाहर से जो ऑक्सीजन हमने इनटेक की है इस ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर मिक्स कर दिया जाएगा, ठीक है। साथ साथ में केवल एक ही काम यहाँ पर नहीं हो रहा, साथ साथ में क्या हो रहा है कि ये जो ब्लड वेसल्स थी हमारी, ये पूरी बॉडी पार्ट से क्या लेकर आई थी? कार्बन डाइऑक्साइड। उस कार्बन डाइऑक्साइड को यहीं पर ही एल्वियोलाई के अंदर ही
ब्लड के अंदर मिक्स कर दिया जाता है। तो जो अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा ऑर्गन होगा बेटा, कि जहां पर गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना। तो अब हमने क्या पढ़ा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां पर हो रहा है, हमारा लंग्स के अंदर। दैट्स व्हाई लंग्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो अब बात आती है कि हमारा, चलो ये तो हमें समझ में आ गया कि कहां कहां से एयर गई और किधर चली गई। ये देखिए अभी मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझाया था। अब यहाँ पर वो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं वो सारे, और ये फ्लो शीट डायग्राम बेटा आपको प्रिपेयर करना है। आप लोग पूरा एक पैराग्राफ ना लर्न करके बोर्ड के एग्जाम्स में अपने अगर आंसर्स को फ्लो शीट डायग्राम के थ्रू या फिर स्टेप्स में लिखते हैं तो आपको मार्क्स थोड़ा ज्यादा मिलते हैं। देखिए सबसे पहले नोस्ट्रिल्स के थ्रू एयर अंदर गई नेजल कैविटी में, यहाँ पर फिर होते हैं हेयर एंड म्यूकस। अब इनका क्या काम है, जो हमारी नोज के अंदर हेयर एंड म्यूकस है ये क्या कर रहे हैं, डस्ट एंड जम्स को ट्रैप करने का काम कर रहे हैं। इसके बाद यही वो साइट है जहां पर कि एयर को थोड़ा वार्म और साथ साथ में मोशन किया जाता है इसको आगे फर्दर मूव करवाने से पहले। नेक्स्ट इसके बाद हमारी एयर जो है वो फेरिंग्स एंड लेरिंग्स में एंटर करती है। फेरिंग्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज अ कॉमन पाथ फॉर फूड एंड एयर। देन लेरिंग्स, लेरिंग्स क्या करती है, ये केवल एयर को पास कर रही है अपने अंदर से। इसके बाद आ जाता है विंड पाइप हमारा, दैट इज कॉल्ड ट्रैकिया। ट्रैकिया के अंदर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हो जाती हैं जो मैंने आपको बताया था। साथ साथ में अब यहाँ पर देखो, ये ऑलरेडी वी हैव लर्नड इन अवर 9th क्लास कि ट्रैकिया के अंदर एपिथेलियल टिश्यू हम लोगों ने पढ़ा था एनिमल टिश्यू वाले कॉन्सेप्ट में। तो वहां पर हमने सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा था। तो वहां पर सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। वो क्या कर रहे हैं, अगेन फिल्ट्रेशन का काम। कि ऑलरेडी क्या था कि नोज के अंदर हेयर जो प्रेजेंट थे उन्होंने डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लिया, उसके बावजूद भी अगर कुछ डस्ट पार्टिकल फर्दर मूव कर जाते हैं तो उनको यहाँ पर रोक लिया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो ट्रैकिया था वो ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोलस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद एल्वियोलाई, टैनी बलून लाइक स्ट्रक्चर्स है ये, ठीक है। इनके अंदर ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं और मेन साइट है गैस एक्सचेंज का एल्वियोलाई। अब बात आती है कि ब्रीदिंग, क्योंकि हमने क्या किया, ये सारा देखो जो आप लोग पढ़ रहे हो ना कि हम लोग सांस अंदर लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो जब आपने सांस अंदर ली वो जो आपने ऑक्सीजन अंदर ली थी उसके साथ ये सारा मैकेनिज्म होता है जी, तब जाकर क्या होगा, हम लोग सांस बाहर छोड़ेंगे। अब दिस प्रोसेस इज नॉन एज ब्रीदिंग। ये जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है हमारा, ये दो पार्ट से मिलकर बनता है। मीन्स इसमें दो मेन प्रोसेसेस होते हैं, इनिशियली इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। जिस समय हम लोग ऑक्सीजन को अंदर इनटेक कर रहे हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज इनहेलेशन। अब देखिए यहाँ पर क्या चेंजेस आते हैं, डायफ्राम मूव्स डाउन, लंग्स फिल विद एयर। आप इस डायग्राम में देखिए, दिस इज अवर डायफ्राम, और ये जो डायफ्राम है ना बेटा, ये हमारे रेस्पिरेशन का समझो 70% हेल्प रेस्पिरेशन में यही कर रहा है। जब एयर अंदर आई, इनहेलेशन हमने किया, आप सांस लेकर देखो तो मेरा जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ हो जाएगा, रिब्स मेरी ऊपर की तरफ उठ गई। अब यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इसको बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, कि ब्रीदिंग का मैकेनिज्म कैसे होता है, रिब्स के साथ क्या चेंजेस, हमारे रिब्स में क्या चेंजेस आएंगे और हमारे डायफ्राम में क्या होगा। जब हम लोगों ने एंटर किया, हमने इनहेलेशन किया सांस को, तो हमारा डायफ्राम नीचे हो गया, रिब्स हमारी ऊपर हो गई। अब रिब्स ऊपर क्यों उठी, मैंने सांस देखो, सांस मैंने लिया तो मेरी रिब्स ऊपर उठी, ताकि क्या हो, यहाँ पर एम्प्टी स्पेस बन जाए। जब स्पेस से बन जाएगा खाली जगह, तभी तो अंदर आएगी एयर, ठीक है। अब हमने सांस ले लिया, अब मुझे सांस बाहर छोड़ना है। जब मैंने सांस बाहर छोड़ा तो मेरा जो डायफ्राम है वो क्या कर रहा है, लंग्स को ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, क्योंकि हमारे लंग्स में अपने आप से इतनी ताकत नहीं है कि वो एयर को बाहर पास आउट कर सके। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब आज के टॉपिक में हम लोग बेटा इतना ही पढ़ेंगे। इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उसमें हम आगे फर्दर रोल कि ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक तो पहुंच गए, लेकिन अब उसको आगे कैसे ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचाया जा रहा है, और साथ साथ में हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर।